नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन फिर भी बाजार के अस्थिरता से डरते हैं और कम जोखिम का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड फंड सही हो सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड मतलब उन कंपनियों में निवेश जो काफी ज्यादा आपको डिविडेंड देती है और बाजार की अस्थिरता से इन पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। नियमित आय का भी एक अच्छा जरिया है ये। डिविडेंड यील्ड फंड पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है मनी फंड के सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में आज। क्योंकि बाजार का माहौल ही ऐसा है, हर कोई हमसे जानना चाहता है कोई ऐसा निवेश ऑप्शन बताइए जो कि अस्थिर बाजार में भी बहुत कम इम्पैक्टेड हो, जिसका असर अस्थिर बाजार का उस पर कम असर पड़े। डिविडेंड यील्ड फंड की काफी ज्यादा चर्चा होती है और पिछले कुछ हाल फिलहाल में हमने देखा भी कि ठीक ठाक प्रदर्शन किया है इस कैटेगरी ने भी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, डिविडेंड यील्ड फंड कैसे अस्थिर बाजार में बहुत कम इम्पैक्टेड होते हैं? जी स्वाति, गुड इवनिंग। और देखिए, काफी अच्छी बात है कि हम आज इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। काफी कम अमूमन मैंने देखा है कि इस कैटेगरी के ऊपर में कहीं पर भी चर्चा होती है। तो ये एक छुपी हुई सी कैटेगरी है जो कि बढ़ते हुए मार्केट में या काफी ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट्स में इतना ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड थीम या डिविडेंड यील्ड कैटेगरी होती क्या है। ये कैटेगरी ऐसी है जहां पर कि निवेश उन स्टॉक्स में किया जाता है जिनका डिविडेंड यील्ड जो है वो काफी हाई है। इसका मतलब कि ऐसे स्टॉक्स, ऐसे चुनिंदा शेयर जिनको जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देते हैं, जिनका मार्केट के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड आता है साल दर साल, तो उस तरह के स्टॉक्स का चुनाव होता है इस फंड के अंदर में। अब स्वाति, समझने की बात यहां पर यह है कि ये डिविडेंड इतना अच्छा जो देती हैं कंपनियां, ये कैसे दे पाती हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। ऐसे अमूमन हर कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं दे सकती है, जहां पर हाई डेट है, जहां पर बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, जहां पर काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है, या फिर जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी आजकल आ गई हैं जो नई तरह की टेक कंपनीज है, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इतनी, राइट। तो ये जो कंपनियां हैं ये डिविडेंड नहीं दे सकती है। डिविडेंड कौन कंपनियां अच्छा देती है? अमूमन बहुत अच्छी एफएमसीजी कंपनीज जिनका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, या फिर पीएसयू कंपनियां जो कि सरकार के लिहाज में काफी बड़ा डिविडेंड देती है साल दर साल, और भी जो कंपनियां जिनका प्रॉफिटेबिलिटी है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, राइट। तो देखा गया है अक्सर कि गिरते हुए मार्केट में इन कंपनीज पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर जो है आपकी डिविडेंड यील्ड एक तरह से तय होती है। इनका कैश फ्लो बड़ा अच्छा होता है। आईटी कंपनीज हो गई, अभी इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरह की कंपनियां हैं जो कि साल दर साल डिविडेंड देंगी ही देंगी, क्योंकि वो बहुत बड़े कैश फ्लो पर बैठी होती हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स का चुनाव होता है डिविडेंड यील्ड फंड्स के अंतर्गत। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो कैटेगरी है ये काफी लो वोलेटिलिटी पर रहती है। इसमें वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती, उतार चढ़ाव कम देखने को मिलता है, बिकॉज जो पोर्टफोलियो है अंडरलाइन वो काफी अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो होता है जिनका रेगुलर कैश फ्लो आता रहता है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड जो थीम है वो गिरते हुए बाजार में ऐसा समझा जाता है कि एक तरह से एक कुशन का काम करती है। ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी नहीं गिरेगी, अगर बाजार गिरेगा तो इसको भी असर आएगा, बट कम असर आएगा, क्योंकि जो कंपनीज हैं इसका अंडरलाइन जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्टेबल पोर्टफोलियो होता है। स्वाति, ओके, तो डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं हमने आपसे समझा। मतलब जब भी हम बाजार में अभी एक करेक्शन का माहौल देख रहे हैं या एक दिन बाजार अच्छा करता है, दूसरे दिन बाजार में गिरावट नजर आती है, तो ऐसे में डिविडेंड यील्ड में निवेश करने के एक निवेशक के लिए अगर मैं पॉइंटेड फायदे आपसे समझूं तो वो क्या होंगे? पोर्टफोलियो में कोई किसी को डिविडेंड यील्ड फंड के लिए आप क्यों सजेस्ट करेंगे? दूसरा, लगभग कितना परसेंटेज एक डिविडेंड यील्ड फंड में किसी को निवेश करना चाहिए? जी स्वाति, देखिए, ये जो एक फंड है ये आपके इक्विटी एलोकेशन का ही पार्ट होगा। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये इक्विटी है, ये वोलेटाइल है, इसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। हालांकि कंपेयर टू योर मिड कैप फंड्स या फिर स्मॉल कैप फंड्स या मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स, इसमें जो उतार चढ़ाव है या इसमें जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है। तो यहाँ पर आप ऐसे निवेशक जो कि थोड़े कंजर्वेटिव है, जिन्हें इक्विटी में बने रहना है पर थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से बने रहना है, वो इस डिविडेंड यील्ड फंड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी ऑफ निवेशक ऐसा होगा जिन्हें की रेगुलर इनकम की दरकार है। तो डिविडेंड यील्ड फंड्स की सबसे खास बात यह होती है स्वाति
कि वे लगातार हर साल डिविडेंड ज़रूर डिक्लेयर करते हैं। तो जहाँ पर जिन्हें रेगुलर इनकम की आवश्यकता है अपने फंड से, तो वहाँ पर वो डिविडेंड यील्ड फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर बाद हालाँकि इसके टैक्सेशन पे चर्चा कर लेंगे। थोड़ा-सा टैक्स का एंगल आता है यहाँ पर। पर जिन्हें रेगुलर इनकम की दरकार है, डिविडेंड यील्ड फंड्स जो होते हैं, वो रेगुलर डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हैं। तो वो एक कैटेगरी के लिए भी ये फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है। और तीसरा, जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो की ओवरऑल वोलेटिलिटी को कम करना चाहते हैं, रिस्क को कम करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप इस तरह की एक थीम को शामिल कर सकते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में 5 से 10%, 10% तक का एलोकेशन किया जा सकता है इस थीम में स्वाति। कंजर्वेटिव थीम है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव निवेशक हैं, तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 10% तक निवेश इसमें किया जा सकता है। ओके। कौन निवेश करे, आपने जैसे इसमें बताया कि कम जोखिम वाले निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं, नए निवेशक के लिए भी अच्छा हो सकता है। जी। आमतौर पर कितने होराइजन के लिए, मतलब क्योंकि जब हम एक नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं और एक अवधि सेट करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड फंड को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल प्लानिंग और हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके, और साथ ही एक रेगुलर इनकम पाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है डिविडेंड जब कंपनियां डिक्लेयर करती हैं तो उसके बाद हमें एक रेगुलर इनकम भी मिल सकती है, तो वो पूरा प्रोसेस कैसा रहता है इसमें? जी स्वाति। तो देखिए, जैसा मैंने बोला, ये है तो इक्विटी कैटेगरी, तो गोल प्लानिंग के लिहाज से आप इसे लॉन्ग टर्म कैटेगरी में ही डालेंगे। आपका मिनिमम जो अवधि या जो होराइजन होना चाहिए इसके लिए, वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से ऊपर का होराइजन इज मोर एडवाइजेबल, बिकॉज क्या होता है मार्केट के साइकिल्स में, ये स्टॉक्स अलग-अलग तरह के से प्रदर्शन करते हैं। तो अगर बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, मोमेंटम ओरिएंटेड साइकिल है, तो डिविडेंड यील्डिंग जो स्टॉक्स होते हैं, वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक जिसे बोलते हैं, एक थोड़ा-सा दबा हुआ फेस होता है मार्केट का, या फिर जो बहुत ही क्या बोलते हैं, जिसमें तेज़ी इतनी ना हो, राइट? मंदी वाला फेज़ हो, या वैसे फेज़ में डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स अमूमन अक्सर अच्छा करते हैं। तो उस लिहाज से होराइज़न आपका बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है स्वाति, वो ये कि यहाँ पर डिविडेंड इनकम के लिहाज से अगर आप देखेंगे, तो वो अब इन्वेस्टर्स के हाथ में पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। तो जो भी इनकम आएगी आपको, अगर आप वो डिविडेंड के हिसाब से ले रहे हैं अपने फंड से, तो वो आपकी पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। तो अगर आप हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में हैं, या आप 20% के ऊपर वाले इनकम ब्रैकेट में हैं, तो ये कैटेगरी से आप डिविडेंड ऑप्शन मत लीजिए। आप इस कैटेगरी में ग्रोथ ऑप्शन में जाइए, और वहां से आप रिडेम्पशन करिए जितनी आपको मंथली रिक्वायरमेंट है या ईयरली रिक्वायरमेंट है। आप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसा निकालिए, वो ज्यादा टैक्स इफेक्टिव होगा आपके लिए। हाँ, अगर आप बहुत ही लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, या फिर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, जो कि रिटायर्ड पीपल के लिए होता है अक्सर, तब आप इससे रेगुलर डिविडेंड इनकम भी ले सकते हैं। तो वो टैक्स के लिहाज से आपको थोड़ा इस कैटेगरी में संभल के रहना होगा कि आप कौन से ऑप्शन का चुनाव करते हैं यहाँ पर। और कौन से फंड्स हैं जो अभी जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं ऑप्शंस, निवेशकों के पास कौन से अच्छे गुड यील्ड यहाँ पर डिविडेंड यील्ड फंड्स के हैं, मोहित? जी स्वाति, तो यहाँ पर 4-5 अच्छे ऑप्शंस हैं इंडस्ट्री में। ये बहुत ही पुराने फंड हैं सारे, ज्यादातर नए इस कैटेगरी में नए लॉन्चेस देखने को नहीं आए हैं बहुत सालों से, बिकॉज ग्रोथ का या मोमेंटम का मार्केट रहा है, तो इतना कैटेगरी ये चला नहीं है। बट जो पुराने फंड है उसमें ICICI प्रूडेंशियल का डिविडेंड यील्ड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक टेम्पल्टन इंडिया इक्विटी इनकम फंड है जो भी काफी पुराना है, एक HDFC का अभी हाल ही में एक नया लॉन्च आया था, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, और UTI का डिविडेंड यील्ड फंड। यही 4-5 अच्छे फंड्स हैं जिनका AUM भी थोड़ा सब्सटेंशियल है। और अगर आप इनका प्रदर्शन देखेंगे स्वाति, लास्ट 1 साल का, तो इसमें से जो 5 नाम मैंने लिए, उसमें से 3 नामों ने लास्ट 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट ओवरऑल आपका नेगेटिव रहा है। तो ये आपको दर्शाता है कि इनका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वो काफी रेजिलियंट है। पर अगर आप इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 5 साल या सिंस इंसेप्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये मार्केट के लाइन में ही है। बट इनका वोलेटिलिटी अगर आप देखें 3 साल का या 5 साल का, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, तो वो काफी कम होता है इन फंड्स का। तो जिन निवेशकों को चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, स्टेबल स्थिरता बनी रहे फंड में, और एक कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न आता रहे, उनके लिए ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ICICI वाला जो फंड है डिविडेंड यील्ड, वो काफी अच्छा है, UTI वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है, और टेम्पल्टन वाला फंड भी बहुत पुराना और बहुत अच्छा है।
ओके, तो ये डिविडेंड यील्ड फंड्स के कुछ विकल्पों पे हमने चर्चा की है। एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। नागपुर से दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ है। दीक्षा, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर अपना सवाल पूछ रही थी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर लिया है या फिर जो फंड्स आपने बताए थे हमें अपने मेल पर, उन फंड्स में अभी आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं? मैम मेरी एज 24 है और मैं जस्ट अभी है ना मैंने प्लानिंग किया है और मैंने शॉर्ट किए हैं सारे म्यूचुअल फंड्स अपने लिए। तो मुझे वही आपसे रिकमेंडेशन चाहिए थे कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए ये ठीक होंगे क्या स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं फंड्स, अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है, राइट? हाँ, इस महीने से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो मतलब 5 फंड्स आपने चूज किए हैं जिसमें आपकी प्लानिंग है 15,000 की एसआईपी आप शुरू करें। मैं जल्दी से फंड्स रिपीट कर देती हूँ आपके। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की प्लानिंग है, कोटक स्मॉल कैप में 3,000, एक्सिस मिड कैप में 3,000 की प्लानिंग, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू में 2,000 की प्लानिंग और आईसीआईसीआई फ्लोटिंग रेट में 2,000 की प्लानिंग। आप कह रही है 40 ईयर्स की उम्र तक आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए, कोई खास लक्ष्य? बस घर खरीदना है खुद का, इसलिए। ओके, तो 24 इयर्स में तो आपने सबसे अच्छा काम ये किया कि आपने बहुत सही टाइम पे शुरुआत की। सिर्फ घर खरीदने का लक्ष्य रखा है और कोई लक्ष्य नहीं है आपके? रिटायरमेंट ऑब्वियसली, बट मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ फंड्स लगेंगे। रिटायरमेंट अभी ओके, स्टार्टअप करना है तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, क्योंकि अभी तो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, वो आपके सवाल का भी जवाब देंगे। तो स्टार्टअप शुरू करने का कब तक प्लान है? आफ्टर 15 इयर्स मे बी, या। ओके, 15 इयर्स। तो आपको क्या लगता है कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको उसमें? कुछ सोचा है उसके बारे में? अब डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या इन्फ्लेशन रहेगा, बट हाँ अगर आज के रेट से देखती हूँ तो 1 करोड़ मिनिमम। ओके, कोई बात नहीं, आपकी हिचक जायज है, इट्स ओके। आपने तो शुरुआत ही की है अभी, हमारे एक्सपर्ट इसलिए है। और एक छोटा सा सवाल आपसे, जिससे पहले मैं मोहित से पूछूंगी, ये जो आपने फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं दीक्षा, ये आपने खुद से किए हैं कि किसी की रिकमेंडेशन पे किए हैं? मैम वही जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। हर किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड किया है और उसमें से शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की है, एक्सपेंस रेशियो देख के। मतलब जो भी पढ़ा है ऑनलाइन ही पढ़ा है। ओके, ऑनलाइन होमवर्क करके मोहित दीक्षा ने अपने फंड सिलेक्ट किए हैं। अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। 40 इयर्स, माफ कीजिए, 40 साल की उम्र तक 5 करोड़ का इनका लक्ष्य है। एक स्टार्टअप भी शुरू करना है, ये कह रही हैं, उसके लिए भी इनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल रकम के लिए वो अभी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि कितना लग सकता है, पर इनकी प्लानिंग के बारे में बोलिए जिसकी शुरुआत अभी इन्हें करनी है। जी स्वाति, सबसे पहले तो मैं दीक्षा को बधाई देना चाहूंगा। आई थिंक जिस उम्र पे उन्होंने ये सब सोच लिया है, ऑलरेडी प्लान कर लिया है, वो काबिले तारीफ है। 24 साल की उम्र में अगर उन्होंने खुद से स्टडी करके स्कीम्स निकाली हैं, अच्छी बात यह है कि इन्होंने सारी ही कैटेगरीज का सिलेक्शन किया है। अमूमन जितनी कैटेगरीज ले सकती थी उन्होंने काफी अच्छे से इसको डाइवर्सिफाई भी किया है। एंड स्टार्टअप भी करना चाहती हैं, खुद का रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रही हैं, गोल्स के बारे में भी सोच रही हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं क्विकली इसका एक छोटा सा जिस नजरिए से मैं देखता हूं मैं उससे बताता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको 5 करोड़ रुपए 16 साल में चाहिए तो ये थोड़ी बड़ी रकम है। अगर हम 12% का रिटर्न अज्यूम करें तो 5 करोड़ 16 साल में जमा करने के लिए दीक्षा आपको करीब 87,000 की एसआईपी मंथली करनी पड़ेगी। अब ये रकम थोड़ी बड़ी है अभी के आपकी एसआईपी की प्लानिंग से। तो मेरा सबसे पहले आपको सलाह ये होगी कि आप ये जो 40 का जो आपका टारगेट है, आप 5 करोड़ का जो लक्ष्य आप रख रही हैं उसे आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। अपने रिटायरमेंट के हिसाब से आप उसे कंसिडर करिए और उसे 50 की साल पे रखेंगे तो आपको करीब 24,000 रुपए का एसआईपी करना पड़ेगा और 50 की एज पे आप ये लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आप हर साल अपने एसआईपी के अमाउंट को जरूर बढ़ाएंगी। जिस तरह से आपका जॉब चलेगा, आपकी आपकी आगे क्या बोलते हैं वर्किंग लाइफ रहेगी, उस हिसाब से आप उसे भी बढ़ाते रहिए तो आप इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने करीब 87% इक्विटी और 13% डेट का एक पोर्टफोलियो बनाया जो काफी अच्छा है। थोड़ा डेट जरूर होना चाहिए इमरजेंसी कॉर्पस के हिसाब से, या कभी छोटे लक्ष्यों के लिए डेट फंड का चुनाव बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। पर यहाँ आपने आईसीआईसीआई फ्लोटिंग रेट फंड का चुनाव किया है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है किसी भी रिटेल निवेशक के लिए, और जब तक कि आप पूरी तरह से इस कैटेगरी को समझ ना ले, इसके अंडरलाइंग ऑप्शंस को समझ ना ले, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हालांकि कहते ये हैं कि इसमें अमूमन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मार्केट के रेट के साथ में रीप्राइस होते रहेंगे, और जैसे रेट ऊपर जाएगा वैसे इस फंड के यील्ड बढ़ते जाएंगे। बट हकीकत में ऐसा देखने में नहीं आया लास्ट 2 साल में, राइट। तो मेरे लिहाज से आपको एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में चले जाना चाहिए फिलहाल के लिए, और मे बी 6 महीने साल भर बाद आप इसे लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट कर सकती हैं, और नहीं तो आप किसी रोल डाउन फंड या टारगेट मैच्योरिटी फंड में भी जा सकती हैं डेट ऑप्शन के लिए। इक्विटी के लिहाज से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा सा डाइवर्सिफाइड है, आपने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज कवर कर ली है। वहां पर बस एक लार्ज कैप का चुनाव आपने नहीं किया है। मुझे लगता है कि किसी भी पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हुए आपको सबसे पहले एक अच्छा लार्ज कैप फंड जरूर लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो वहां मेरी सलाह रहेगी कि आप एक कोई अच्छा इंडेक्स फंड शामिल करिए अपने एलोकेशन में। आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 ले सकते हैं। बस किसी एक अच्छे लार्ज कैप फंड का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो को और रोबस्ट कर दीजिए। तो बाकी आई थिंक आपने काफी अच्छे से प्लान किया इसे। मनी गुरु में एक और कॉलर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, मोहम्मद रिजवान जोधपुर से। मोहम्मद जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए सर, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैम मेरे को ये सवाल पूछना है कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट मेरे म्यूचुअल फंड वगैरह सब कर रखे हैं, ठीक है ना, मेरे को 4,000 रुपये मेरी सैलरी से और बचते हैं, तो वो सुकन्या योजना में इन्वेस्ट करने चाहिए या पीपीएफ खाते में डालने चाहिए या कोई स्मॉल कैप फंड लेना चाहिए। 2 गुड़िया है, मेरी 2 बच्चियां हैं, एक की एज 8 साल है, एक की 6 साल है। ठीक है, एक बात बताइए, आप ये आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3300 रुपए का? 3,300 का है, और मेरा एसएस में 2,000 का है। ओके, हाँ वही समझना चाह रहे थे। और इसके अलावा कोई गोल्स नहीं आपका? क्या है, बेटियों की शादी, पढ़ाई, इसका लक्ष्य है आपका जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं? जी जी जी, हाँ यही सर। ओके, और कोई अमाउंट सेट नहीं किया आपने कि कितने अमाउंट आपको चाहिए होगा उनकी पढ़ाई के लिए? मेनली अभी तो पढ़ाई पहले लक्ष्य आएगा। अमाउंट तो कोई ऐसे डिसाइड नहीं किया है अभी, तो बस यही है कि सेविंग जितनी हो तो अच्छा ही है, ऐसा अमाउंट कोई पर्टिकुलर ठीक है, हम कोशिश करते हैं आप, हाँ अमाउंट तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी इन्फ्लेशन जोड़कर, कि कितना आपको 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जरूरत पड़ेगी बेटियों के लिए, वो आपको पहले जोड़कर उसी हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए। चलिए मैं मोहित से पूछती हूँ। मोहित जरा बताइए, इनकी एसआईपी तो अभी 5300 की है, और जैसा ही बता रहे हैं कि इन्होंने कोई अमाउंट सेट नहीं किया, लेकिन हाँ 4000 रुपए की जो बचत है वो कहीं पर लगाना चाह रहे हैं, तो वो सुकन्या समृद्धि में डालें, किसी पीपीएफ में डालें, किसी स्मॉल कैप फंड में डालें। और इनको लगभग कितना सेट करना चाहिए एक टारगेट अमाउंट? मैं सिर्फ पढ़ाई का है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही फिक्स टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तो पढ़ाई के लिए कितना अमाउंट इनको सेट करना चाहिए लगभग 10 से 12 साल के लिए, दोनों बेटियों के लिए? जी स्वाति, तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान जी, अगेन मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप मेरे होम टाउन से हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि लोग अपनी लड़कियों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये आपने सही कदम उठा लिया है ऑलरेडी, बस अब इस पे चलते रहिए और इसकी रकम को जो है वो आप बढ़ाते रहिए, ताकि आप उनका एक सुनिश्चित भविष्य कर सकें, राइट। तो सबसे पहली बात देखिए, मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको रिटर्न सबसे ज्यादा देंगे किसी भी दूसरी डेट स्कीम के कंपैरिजन में, चाहे वो पीपीएफ हो, सुकन्या समृद्धि हो, या कोई दूसरा गवर्नमेंट का स्कीम हो, एफडीज हो, या कुछ भी हो। पर जो आपका स्पेसिफिक केस है, वहां पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फिलहाल क्योंकि आपकी बच्चियों की जो उम्र है वो 8 और 6 साल की है, आप सबसे पहले इनका सुकन्या समृद्धि में 2-2 हजार का निवेश कर दीजिए, जो आपके पास 4000 की एक्स्ट्रा बचत हो रही है उसका। इसका कारण यह है कि 10 साल की एज तक ही आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके बाद में अलाउड नहीं होगा, और ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट की बहुत ही स्पेशल स्कीम है। सुकन्या समृद्धि अकेली ऐसी स्कीम है
जिसकी की जो ब्याज की दर है वो सबसे ज्यादा होती है सारी स्मॉल सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में। तो चाहे पीपीएफ हो या कुछ भी और स्मॉल सेविंग स्कीम हो, उसके कंपैरिजन में सुकन्या समृद्धि का जो रेट है वो सबसे ज्यादा रहता है। और अभी इसमें 7.6% का रेट चल रहा है, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री है। साथ ही में आपको इसमें एटीसी के अंतर्गत छूट भी मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक का। तो इसको तो आप आंख बंद करके दोनों लड़कियों के नाम पे सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा दीजिए और उसमें आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी शुरू कर दीजिए। राइट, ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि 10 साल के बाद आप ये कर नहीं पाएंगे। तो इसका जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आएगा और उतनी बड़ी रकम आप इनकी 18 साल की उम्र पे और 21 साल की उम्र पे इकट्ठा कर पाएंगे। राइट, दूसरी बात, जैसे ही आप थोड़ी सी और रकम बचा पाते हैं तो आप फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। वहां पर आप कोई लार्ज कैप फंड या फिर कोई मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। अभी जो आपने 2 फंड लिए हैं अपने पोर्टफोलियो में, बहुत ही अच्छे फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और एक जो मिराई का फंड है, दोनों ही बहुत अच्छे फंड है। तो आप उनको बनाए रखिए, उनकी रकम को धीरे धीरे बढ़ाइए और जहां हो सके, जहां आपको एक मौका मिलता है, वहां पर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। अब जहां तक बात है कि कितनी रकम आपको बचानी पड़ेगी, देखिए इसका जवाब ना थोड़ा मैथमेटिकल है। इसको कंप्यूट करना मुश्किल होता है कि आप किस तरह की पढ़ाई उनके बारे में सोच रहे हैं। बट अगर एक नॉर्मल कॉलेज की फीस मैं देखूं आज की डेट में, अगर मान लीजिए वो कहीं आगे हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं, एमबीए, इंजीनियरिंग, इस तरह का कुछ कोर्स करती हैं, तो जो फीस है वो बहुत बढ़ चुकी है। आज की डेट में जो फीस चल रही है, आप मान के चलिए आपको किसी एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो मेरे लिहाज से आपको एक 50 लाख का मिनिमम आज के लिहाज में, आज के प्राइस के हिसाब से एक टारगेट रखना चाहिए और 20 साल के बाद वो कितना हो सकता है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। 50 लाख में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 18 से लेकर कम से कम 24 साल तक आपको पढ़ाई का खर्चा आएगा। उसमें ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशन में दोनों को मिला के मान रहा हूं, तो हो सकता है इससे थोड़ा कम भी आए, पर आप कम से कम 20 से 30 लाख रुपए आज की वैल्यू पे मानेंगे तो आपको 12 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड इसकी एक रकम निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है मोटा मोटी तरीके से अगर आप देखें और मैं अगर इसको रफली कंप्यूट करने की कोशिश करूं स्वाति, मेंटली अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन मान लूं एजुकेशन में, जो कि होता है, इससे ज्यादा ही होता है, तो आप 10 साल में इस रकम को डबल मान लीजिए। यानी कि जो 8 साल की लड़की है, जब वो 18 साल की होगी तो उसकी कॉलेज का खर्चा अगर आज 15 लाख है तो वो 30 लाख हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से। तो जो अगर आज का 30 लाख का टोटल खर्चा है वो आप मान लीजिए 60 लाख हो जाएगा, या 50 लाख का है तो वो 1 करोड़ का हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। आप उनकी टोटल पढ़ाई के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्लान बनाइए और उसके हिसाब से आप अपनी बचत को बढ़ाते जाइए और करते जाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों लड़कियों के लिए। तो समझे आप रिजवान साहब, सुन पा रहे होंगे हमें। तो पहले जब आप गोल सेट करते हैं और ये समझते हैं कि हाँ आपको 15 साल के बाद मानिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आपको बचत करनी और एसआईपी करनी है, ये सही तरीका होगा और इससे आपको आसानी होगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा एक गोल सेट करने की, जैसा बताया मोहित ने, और उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाइएगा। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित, आप हमारे साथ आज मनी गुरु के शो में शामिल हुए। आज मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप भी पूछना चाहते हैं सवाल तो तरीका आपको दिखा देते हैं। अपना पूरा नाम, प्रॉपर सवाल के साथ अपनी उम्र और अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा। और फिलहाल इस शो में दीजिए इजाजत, नमस्कार।